हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बीएफएम से रिलेटेड पीवाई क्यूज के ऊपर, बेसिकली रिकलेक्टेड क्वेश्चन। ओके, सो लास्ट सेशन जहां पे मैंने आपको बीएफएम का जो कोर्स स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ओवरऑल यूनिट्स कौन से हैं, मॉड्यूल वाइज स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए। तो जहां पे एक चीज हमने बहुत क्लियरली आपका डिस्कस की थी कि देखो वेटेज वाइज अगर आप सारे मॉड्यूल को देखते हैं, सारे मॉड्यूल आपका इक्वल वेटेज आपका रखते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं प्रिपरेशन वाइज, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी जो प्रिपरेशन का आपका 70 to 80% टाइम जिनको आपको अलॉट करना चाहिए, क्यों ऐसा करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोगों ने आपका डिटेल डिस्कशन किया था। तो नाउ आई विल कम अप विद अ सेट ऑफ पीवाईक्यू सेशंस और recollected questions from 2023. So we will start with the November-December 2023 examination. So today we are going to talk about questions or subtopics which were asked in your shift 1. Okay, so November-December examination, shift 1 BFM questions and subtopic. So first we'll have a basic discussion on the subtopic label, then we will practice some recollected questions for same, right? चलो, तो guys, as you can see here we have a complete list also, ठीक है। तो एक लिस्ट आपके सामने जिसमें आपका कौन कौन से एरियाज आपको टेस्ट किए गए थे वो सारी चीजें, ठीक है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट दी शिफ्ट 1 क्वेश्चंस, ठीक है, तो जैसे जो भी बैंकर्स आपका एग्जामिनेशन के लिए गए थे तो उनसे जब बात हुआ, सो दे ओनली टेल अबाउट दीज पर्टिकुलर सब टॉपिक्स और यूनिट्स। एक चीज आप देखेंगे, जैसे आप इस पूरे उसको एनालाइज करेंगे तो वहां पे एक चीज कहीं ना कहीं ये चीज आपका निकल के आता है कि हर एक मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन पूछेंगे ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज के साथ। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं कि अब आपका जो खाली मॉड्यूल ही नहीं बल्कि हर एक यूनिट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे टेस्ट किए गए थे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका जैसे गिफ्ट अंडर एलआरएस, so liberalize remittance scheme and other remittance facilities for individual. This is your unit second of module A. LRS स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, अभी भी आप इसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपका एलआरएस से रिलेटेड जो खासकर अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 आपका नॉन परमिसिबल एरियाज, ठीक है। शेड्यूल 2 आपका परमिसिबल एरियाज विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। एंड शेड्यूल 3 आपका जहां पे आपका लिस्ट ऑफ परमिसिबल एरियाज जो कि मेंशन किया गया, तो वो आपका जो पोर्शन है कहाँ पे अलाउ है कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे आपको एडिशनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सप्लायर क्रेडिट का, ठीक है, so facilities for exporter and importers in India, again module A, prohibited areas under LRS FEMA, ठीक है। तो सेम आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है, मॉड्यूल डी आपका बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ फंड्स आर लाइबिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आर योर एसेट्स, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो दिया गया, ठीक है। इसके अलावा फंडिंग रिस्क आपका, ठीक है, ये आप मॉड्यूल सी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं या फिर मॉड्यूल बी से भी आपका और मॉड्यूल डी से भी, ठीक है। बेसल पिलर 3 जिसके ऊपर क्वेश्चन आपका, जैसे बेसल पिलर के बारे में मॉड्यूल बी के बारे में, मॉड्यूल बी के अंदर बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। एक डेडिकेटेड यूनिट है आपका कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स एंड कैपिटल एडिकेसी बेसल नॉर्म्स, ठीक है। मॉड्यूल डी के अंदर आपका जो सेकंड लास्ट यूनिट आप लोगों का उसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो पिलर 3 इज ऑल अबाउट मार्केट डिसिप्लिन, तो उनसे रिलेटेड आपके जो गाइडलाइंस हैं वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी या रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आपका जो होता है, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या जो ओवरऑल प्लान प्रोसेस है उसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, ठीक है। सो अगेन मॉड्यूल ए। इसका अगला जो आपका डेविएशन एंड वेरिएंस कैलकुलेशन, मॉड्यूल बी। अल्फा फैक्टर्स आपका, ठीक है, जैसे अल्फा फैक्टर का यूज होता है कहां पे आपका ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेशन के लिए, तो उनसे रिलेटेड। डी से आपका डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, इसके ऊपर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल आपको पूछा गया था कि जो एडिशनल कैपिटल आपका डी सिप्स को आपका मेंटेन करना होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, ये हर साल आपका पूछा जाता है। we have 4 objective and 8 component to achieve those 4 objective under EWRM model या ERM model जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
क्रेडिट डेरिवेटिव्स आपका अगेन ट्रेजरी से रिलेटेड, ये आपका जो एरिया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स आपका, ठीक है। मॉड्यूल ए का जो लास्ट यूनिट है आपका, ठीक है। सो दैट इज आईएफएससी या आईबीयूज जिनको हम लोग आपका बोलते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। केस स्टडीज की अगर हम लोग बात करें शिफ्ट वन के अंदर, सो दीज वर बेस्ड ऑन पीसीआर, ठीक है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, फॉरेक्स से रिलेटेड आपका, जहां पे जो प्राइस कोटेशन आपका होता है, ठीक है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस उनसे रिलेटेड, बॉन्ड के ऊपर आपका वैल्यूएशन, ठीक है। इसके अलावा रिस्क प्राइसिंग फैक्टर्स एंड एनआरआई लोन। सो दीज वर सम मेजर एरियाज जो शिफ्ट वन के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम रिकलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए जो उसी टर्म में आपका पूछे गए थे, और किस तरीके से आपको उनको अप्रोच आपका क्या होना चाहिए और कैसे आप उनको सॉल्व करते हो, वो सारी चीजें जिनको हम लोग यहाँ पे आपका डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन ना मोस्ट ऑफ टाइम आपका रिपीट होता है, ठीक है, जिसमें मॉड्यूल ए फर्स्ट यूनिट आपका जो फॉरेक्स मार्केट है उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। जहां पे वो आपको इनवर्ड या आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए आपका जो कोट है वो या जो रेट है आपका वो फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। जैसे 15th October, a customer request for booking a forward contract for export bill 5 lakh US dollar to be realized in the month of January. So it's a inward remittance, ठीक है। तो inward remittances के हिसाब से आपको यहाँ पे मतलब buying rate, you have to quote a buy rate, ठीक है। So given the USD INR spot rate आपको दिया गया है 82.4550, ठीक है। फॉरवर्ड प्रीमियम अंडर 10, ठीक है, आपके ये फॉरवर्ड प्रीमियम दिए गए हैं। मार्जिन इज 0.05 पैसा पर यूएस डॉलर, ठीक है। जो मार्जिन आपका है इसका वो कितना है, 0.05 यूएस डॉलर आपका, या पर यूएस डॉलर जो आपका मार्जिन दिया गया। तो आपको इसका जो बाय रेट होगा आपका, ठीक है, वो कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या है, पहले तो अगर हम लोग बेसिक फॉरेक्स को समझते हैं, ठीक है। सो किस तरीके से हम लोग इसको आपका सॉल्व करते हैं, जैसे द बाय रेट इन दिस पर्टिकुलर केस इज, आपका जो स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से क्या है 82.45, ठीक है। सो बाय रेट इज आपका 82.45, ये आपका बाइंग रेट होगा, ठीक है, स्पॉट मार्केट के हिसाब से, ठीक है। अगर सेलिंग होता तो आपका 82.50 आपका होता है, ठीक है। दूसरा, अब देखो यहाँ पे टू बी रियलाइज इन द मंथ ऑफ जनवरी, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अगर वहां पे मेंशन नहीं है कि एट 15 जनवरी और 31 जनवरी, तो यू हैव टू अज्यूम दैट कि दिस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू बी रियलाइज ऑन 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी को आपका ये क्या होगा, रियलाइज्ड होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 जनवरी, अब जनवरी को आपको बाय करना है, सो यू विल टेक प्रीमियम फ्रॉम द फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो आप प्रीमियम कौन से मंथ का आपका लेंगे, यहाँ पे दिसंबर का, ठीक है। जहां पे बेसिस पॉइंट डिफाइन है, तो बेसिस पॉइंट कितना है आपका 10, ठीक है। तो फॉरवर्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड रेट आपका कैसे निकलेगा, फॉरवर्ड या फ्यूचर रेट कुछ भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है। सो फॉरवर्ड इक्वल टू क्या होता है आपका, ठीक है, स्पॉट प्राइस प्लस योर प्रीमियम, अगर डिस्काउंट है तो माइनस, ठीक है, प्रीमियम आपका माइनस मार्जिन, ठीक है। मार्जिन आपका आपको इसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड रेट, इफ इट इज इन प्रीमियम, ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे प्रीमियम है तो ऐड होगा, अगर डिस्काउंट है तो माइनस होगा, ठीक है। सो दिस इज योर बाय रेट, ये आपका बाय रेट है, ठीक है। अब इसमें आपको ऐड करना है क्या, प्लस यू हैव टू ऐड प्रीमियम, हाउ मच 45, कितना है आपका 45 बेसिस पॉइंट, सो 0.45, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। सो 82.90, ठीक है, 82.90 माइनस मार्जिन इज हाउ मच 0.05, ठीक है। सो माइनस मार्जिन, दिस इज प्रीमियम, दिस इज मार्जिन, ठीक है। सो 0.05, तो कितना हो जाएगा आपका, व्हाट विल बी द रेट, व्हाट इज द रेट विच यू विल कोट टू योर बायर, तो क्या होगा आपका 82.85, ठीक है। सो 82.85, so 82.85 will be right answer, sorry, we take a wrong options, ठीक है। देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या करी हमने 45 लिया, ठीक है। 45 is nothing, ठीक है, 45 नहीं है, प्रीमियम 45 नहीं है। सो आई विल करेक्ट दिस वन, ठीक है। सो इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं आपका, ठीक है, नॉट 45, ये आपका 45 नहीं है। सो 45 नहीं है तो पूरा कैलकुलेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना है,
अगर हम इसको देखें, प्रीमियम इज हाउ मच, आपका 35 गाइस, ठीक है। सो प्लस 35, ठीक है, आपका 30.3535, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो आपका 80, ठीक है। ये कितना होगा, 82.80 माइनस मार्जिन इज 0.05, तो ये कितना हो जाएगा आपका 82 पॉइंट आपका 75, ठीक है। 82.75 विल बी द, दिस इज द रेट विच वी विल कोट टू दी बायर, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन है उसके लिए इस रेट को हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। तो 45, आई डोंट नो मैंने कहां से उसको पिक किया, ठीक है, दिस इज द वन, ठीक है। 35 है तो 35 आपका हम लोग उसको रखेंगे। तो अब देखो मार्जिन वाला जो केस है ना, कई बार वो आपको मार्जिन क्या दे देगा, मार्जिन इज 0.15% ऑफ स्पॉट रेट। अगर उसने ऐसा लिख के दे दिया तो स्पॉट रेट का 0.15% कैलकुलेट करोगे, उसको माइनस करोगे इसमें से। इस तरीके से भी आपको थोड़ा, कई बार वो आपको दे देगा, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। या 0.15% ऑफ फॉरवर्ड रेट, तो जो फॉरवर्ड रेट होगा उसका 0.15% आपको कैलकुलेट करना होगा। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, 82.75 शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर लोन। टू अराइव एट 82.75 forward rate for delivery export proceeding this, तो for 1st January we will calculate this one, ठीक है। तो बहुत बार मतलब ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपका रिपीट हुआ है। अगर आप लोगों ने अपनी बुक के पीछे जो केस स्टडीज आपका दी हैं उसमें देखा होगा, तो मैक्सिमम आपको इसी तरीके से जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जिसमें कई बार जैसे इनिशियली आपको बाय रेट सेल रेट कोड करने के लिए दिया गया है, देन तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको मार्जिन प्लस माइनस का फंडामेंटल दिया गया है, ठीक है। देन आपका प्रीमियम और डिस्काउंट का लॉजिक आपको दिया गया। इस तरीके से अलग अलग लॉजिक आपको दिए गए, तो उनमें से फाइनल लॉजिक आपका जो आता है, ठीक है, दैट इज दिस, ठीक है। टीडी मींस टेलीग्राफिक ट्रांसफर, जिसको हम लोग बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऐसे एक क्वेश्चन आपका काइंड ऑफ केस स्टडी जो आपको वहां पे पूछी जाएगी, मतलब हर साल आपका रिपीट होता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट वन, ABC Bank is a well-established foreign bank that has recently established an IBU in IFSC. The bank has keen to conducting lending activities through its IBU, but need to adhere the exposure ceiling guidelines set by regulatory authority, which is IFSCA, ठीक है। So IFSCA एक्ट आपका पास किया गया था, ठीक है। अब एबीसी बैंक वांट टू एक्सटेंड अ लोन टू कंपनी XYZ लिमिटेड विच इज अ सिंगल बोरोवर। अब देखो यहाँ पे गाइडलाइंस कहाँ पे है ना, इनके संबंध में गाइडलाइंस है, ठीक है। जैसे आईबीयू के रेफरेंस में देयर आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक क्वेश्चन मैंने रखा है उसमें मैं आपको इनको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो जिसमें एक गाइडलाइंस आपका लोन एक्सपोजर के ऊपर है, ठीक है। तो जहां पे जो लोन एक्सपोजर आपका है, दैट इज एक्सपोजर लिमिट कैसे डिसाइड की गई है, ठीक है। सिंगल अगर बोरोवर है, सो इट इज 5% ऑफ टीयर 1 कैपिटल ऑफ पेरेंट बैंक, ठीक है। जो पेरेंट बैंक है उसके टीयर 1 कैपिटल का 5%, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रुप बोरोवर, अगर बोरोवर क्या है, ग्रुप है, ठीक है, दो तीन उनको मिलके आपका हम लोग जॉइंट लोन दे रहे हैं, सो इट इज 10% ऑफ टीयर 1 कैपिटल ऑफ पेरेंट बैंक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज अ क्वेश्चन विदाउट, लाइक क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन, ठीक है। सो क्या है आपका सिंगल बोरोवर, इफ एबीसी बैंक टीयर 1 कैपिटल इज हाउ मच, 1000 million US dollar. So what is the maximum permissible exposure to company XYZ according to IFSCA guidelines? तो guidelines क्या है? These are the guidelines, ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो 1000 का 5%, ठीक है, so which is 50 million. So what will be your correct answer for this one? 50 million US dollar will be correct answer for this particular question. अगर ग्रुप बोरोवर होता तो आपका आंसर क्या होता, आपका 100 million US dollar. I hope this is clear to all of you. So according to IFSCA guidelines, the exposure ceiling for IBUs for single borrower is set at 5% of the parent bank's tier 1 capital. In this case, so this 1000 million है, so how much, like 5% of 1000 is आपका 50 million US dollar. In case of group borrower, it is 10% of the tier 1 capital of a parent bank, ठीक है। Next one, following are the detail provided for ABC Bank, ठीक है। Tier 1 capital 2000 करोड़, 2400 करोड़ आपका Tier 2 capital, risk weight asset for credit risk is 2000 crore, and capital charge for market risk is 1000 crore, and capital charge for operational risk is आपका 600 करोड़। तो आपको रिस्क वेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया होगा, कैलकुलेट
टोटल रिस्क वेट एसेट इफ CAR कैपिटल एडिकेसी रेशियो या CRAR इज 9%, ठीक है, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हाउ वी कैलकुलेट रिस्क वेट एसेट, रिस्क वेट एसेट कैसे निकालोगे आप, ठीक है। सो कैपिटल चार्ज, ठीक है, सो कैपिटल चार्ज, ठीक है, जो भी आपका रिस्क है, ठीक है, कैपिटल चार्ज फॉर XYZ रिस्क, चार टाइप के रिस्क हैं आपका, ठीक है, ऑपरेशनल, देन वी हैव मार्केट, लिक्विडिटी एंड योर क्रेडिट रिस्क, ठीक है, डिवाइड बाय CAR कैपिटल एडिकेसी रेशियो, ठीक है। तो आप देखो जैसे पहले केस में आपको दिया है रिस्क वेट एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क, अगर हम लोग बात करें क्रेडिट रिस्क के लिए, ठीक है, सो क्रेडिट रिस्क विच इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, सो रिस्क वेट एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क इज हाउ मच, 20,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़। एंड अब दूसरा आपका है कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क, सो मार्केट रिस्क इट विल बी हाउ मच, मार्केट रिस्क आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,000 करोड़, 1,000 डिवाइड बाय 0.09, सो इट इज 0.09, ठीक है, आपका कितना परसेंट है, 9% है, तो 0.09, सो इट इज हाउ मच, आपका 11,1111.11 करोड़, ठीक है, तो एक राउंड ऑफ नंबर ले लेते हैं 10, ठीक है, तो दिस केम टू 11,111, ठीक है। अब तीसरा आपका है कौन सा, कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क इज हाउ मच, कैपिटल चार्ज इज 600 करोड़ डिवाइड बाय 0.09 आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सो इट इज 6,666, 6,666। अब टोटल पूछा गया, इनको आप ऐड कर लो, ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, 4 टाइम 6 प्लस 5 टाइम 1 प्लस 20,000, ठीक है, सो इट इज 37,777 करोड़, so what will be your correct answer, 37,777 crores will be your right answer for this particular question, ठीक है। तो रिस्क वेट एसेट आपका, जहां पे आपको ऐसे बेसिक कैलकुलेशंस आपका अगेन क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस के अंदर जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। नेक्स्ट वन, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) has agreed upon how many guiding principle on Pillar 3 disclosure, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने आपका मॉड्यूल डी कैपिटल एडिकेसी बेसल नॉर्म्स पढ़ लिया होगा, तो वहां पे आपने बेसल 1, बेसल 2, सॉरी आपका पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 1 आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, पिलर 2 आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, SRP प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पिलर 3 इज मार्केट डिसिप्लिन। सो पिलर 3 के अंदर आपका आता है 10, ठीक है, मार्केट आपका डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग जो नॉर्म्स हैं, सो वी हैव हाउ मेनी गाइडिंग प्रिंसिपल, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, 5, ठीक है। सो आपका उसमें लिखा रहेगा डिस्क्लोजर शुड बी क्लियर, डिस्क्लोजर शुड बी मीनिंगफुल, कांस्टेंट, कंपेरेबल, ऐसे 5 पिलर्स जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो हियर वी हैव अ लिस्ट, ठीक है, सो 5 प्रिंसिपल्स, इट शुड बी क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव, मीनिंगफुल, कांस्टेंट एंड कंपेरेबल अक्रॉस दी बैंक, ठीक है। सो दीज आर दी 5, तो ये 5 पिलर्स आपका जो, या 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो आपका BCBS के द्वारा दिए गए हैं बैंक्स को। अगेन I would request to all of you, please do remember these particular one, अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा, बहुत बार इनके ऊपर आपका क्वेश्चंस, ठीक है। बेसल के इतनी सारी गाइडलाइंस है मॉड्यूल बी के अंदर, और आपका मॉड्यूल डी के अंदर बहुत लिमिटेड है, वो काइंड ऑफ रिवीजन आपका हो जाता है, बट बी के अंदर आपको बहुत सारी, मतलब हर एक रिस्क के लिए, जैसे लिक्विडिटी रिस्क के लिए आपका देयर आर 13 प्रिंसिपल, फॉर ऑपरेशनल रिस्क वी हैव 11 प्रिंसिपल, और ऐसे ही आपका डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग अदर्स ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। SRP के लिए आपका 4 प्रिंसिपल, ऐसे जो भी है ना, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, XYZ Bank wish to set up an IBU branch, ABC as the parent bank, sorry, XYZ as the parent bank, please do correct this, XYZ as the parent bank setting up IBU and IFSC must satisfy the following condition under the regulatory framework, which of the following is not, अब देखो ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे आपको, नॉट अ कंडीशन दैट पेरेंट बैंक शुड सेटिस्फाई, ठीक है। तो देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स, जैसे IFSC या IFSC जो यूनिट है आपका, यूनिट 8 और 9 ऑफ मॉड्यूल ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। देखो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमर्जिंग है, ठीक है, एक चीज वो जो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ाती है। दूसरा बेनिफिट क्यों है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन मिलेंगे, और
अगर आप स्टडी वाइज देखते हैं ना, थोड़ा लिमिटेड स्कोप है वहां पे, तो उस पर आप लोगों का फोकस जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें आईबीयूज के संबंध में आपका जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और पेरेंट बैंक के संबंध में जो गाइडलाइंस है वो आपको जिनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे अब बहुत सारी गाइडलाइंस है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो पहला क्वेश्चन, पहला, आईबीयूज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसएलआर एंड सीआरआर, पहला ही गलत है आपका, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। दे डू नॉट नीड टू मेंटेन स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, इनके रिप्लेसमेंट में इनको क्या मेंटेन करना होता है, आपका रिटेल डिपॉजिट रिजर्व रेशियो एट द रेट ऑफ 3%, ठीक है, ऑफ देयर प्रीसीडिंग डे, ठीक है। जो पिछले दिन के उनके आपके जो भी रिटेल डिपॉजिट्स हैं उनका एट ए टाइम 3% उनको आपका ये मेंटेन करके चलना होता है, ठीक है। लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम पेरेंट बैंक्स regarding liquidity and sources support to IBU, this is 100% true। अब वो यहीं पे इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आपका मोल्ड कर सकता था, यहाँ पे लिख सकता था लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम आरबीआई विच इज और सेंट्रल बैंक विच इज रॉन्ग, ठीक है। आरबीआई विल नॉट प्रोवाइड एनी लिक्विडिटी सपोर्ट टू आईबीयूज, ठीक है। तो ये क्लियरली आपका वहां पे मेंशन है, सो दिस इज ट्रू बिकॉज इट इज समथिंग रिलेटेड टू पेरेंट बैंक। obtain no objection certificate from home country regulator, like in case of India it is RBI, ठीक है। so जैसे suppose that you are working with SBI, अगर SBI को अपना IBO ओपन करना है तो उसके लिए आपको RBI से NOC लेना पड़ेगा, ठीक है। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि एक IFSC सेंटर के अंदर सिर्फ आपका एक ही ब्रांच आपका हो सकता है, ठीक है। सो IBU आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिटेल डिपॉजिट रिजर्व, हाँ ये चीज यहाँ पे लिखा है आपका 3% of the deposit raised from the person outstanding at the end of preceding working day। अब इसको वो आपका फॉलोइंग वर्किंग डे या अदर्स ऐसा, या रेशियो को चेंज कर सकता है या अदर्स वो भी किया जा सकता है, बट दिस इज आपका ट्रू। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढा गया था, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट आपका जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो दिस इज द लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे 8 गाइडलाइंस आपका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो जिसमें से maintain a necessary regulatory capital of minimum 20 million US dollar at the parent bank level, पहला। obtain no objection certificate from home regulator RBI in case of India, letter of comfort from parent bank, they do not need to require to maintain SLR and CRR, IBUs are required to maintain LCR and net stable funding ratio at IBU level, however the same may be maintained at parent bank level after और विद द परमिशन ऑफ IFSC, ठीक है। तो जो आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है या फिर आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है, वो इन जनरल गाइडलाइंस क्या कि आप IBU लेवल पे उसको मेंटेन करें, बट अगर आपका बैंक परमिशन ले लेता है IFSC से, अगर IFSC उसको आपका ग्रांट कर देता है, देन दे कैन मेंटेन इट एट पेरेंट बैंक लेवल आल्सो, ठीक है। सो लिवरेज रेशियो for IBU may be maintained by parent bank and at the level of specified by the home regulator and subject to regulation applicable to the parent bank. IBU are required to maintain a retail deposit, ये हमने डिस्कस किया, unless otherwise indicated by IFSCA, IBU must follow the prudential guidelines and instruction issued by the home regulator, ठीक है। मोस्ट ऑफ गाइडलाइंस क्या होंगे, होम रेगुलेटर्स के होंगे। हाँ, कुछ एरियाज जहां पे IFSCA के अंदर आपका स्पेसिफिक एरियाज हैं वो आपको इनको फॉलो करना होगा, राइट। तो दिस इज द लिस्ट आपका। तो इनको अब देखो ये लिस्ट है, अगर आप मतलब एग्जामिनर अगर चाहे तो इनको कितना भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, एक भी लाइन उसने एक भी वर्ड इधर उधर कर दिया तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरा सजेशन होगा आप जितना ज्यादा इनको प्रैक्टिस कर पाए, रिवाइज कर पाए, सो दैट पोर्शन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, और बहुत क्वेश्चन आपको इनके ऊपर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, in regard to the secured portion, what will be the provision requirement if the advance has remained doubtful category up to 1 year? So shift 2 के अंदर there was a shift 2 और shift 3 there was a case study based on your provisioning norms, ठीक है। बट यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो क्या होता है, डाउटफुल कैटेगरी इज फर्दर डिवाइडेड अमंग 3 पार्ट, ठीक है। डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड आपका डाउटफुल 3, ठीक है। तो जहां पे डाउटफुल 1 का प्रोविजनिंग क्या है ये आई होप सबको पता होगा, ठीक है। तो जैसे पहले तो सब स्टैंडर्ड एसेट आपका 12 मंथ्स तक वो एनपीए रहता है, देन इट विल शिफ्ट टू 10। तो यहाँ पे 1 साल आपका, यहाँ पे 2 साल, फिर 1 साल यहाँ पे, लाइक दिस इज द टाइम आपका जब उसको एनपीए हुए कितना हो गया, मोर देन 48 मंथ्स आपका हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रोविजनिंग इज हाउ मच, 25%, इसके लिए आपका 40%, और इसके लिए कितना है आपका 100%, ठीक है।
सो ये आपका जो क्राइटेरिया, अब देखो अप टू 1 ईयर, सो इट इज हाउ मच 10, ठीक है, अप टू 1 ईयर. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. इन केस ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो इट विल बिकम 100%, ठीक है, तो सीधे सीधा आपका 100% में चला जाएगा. नेक्स्ट वन गाइस, Investor X has constructed a well-diversified investment portfolio that encompasses a range of industries, geographies, and asset classes. Despite of their efforts, a sudden global economic slowdown significantly impact the majority of portfolio asset. This situation implies which type of risk? बहुत प्यारा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे अप्लाइड बेसिस पे आपका, ठीक है. तो देखो क्या होता है, पोर्टफोलियो दो तरीके से होते हैं, ठीक है. सपोज दैट इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर एक्स, ठीक है. सो वी हैव एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टर एक्स, जिसका आपका पोर्टफोलियो क्या है, इट इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड. इसने अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग इकोनॉमीज, ये सब चीजों में आपका इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है. देयर इज इन्वेस्टर बी ए आपका, जिसका पोर्टफोलियो इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है. इसका पोर्टफोलियो क्या है आपका, कुछ इस तरीके से. दैट मीन्स इसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, इट इज, ये क्या कर रहा है आपका, जैसे ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, इसका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आपका आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर है. अगर कल के डेट में आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉब्लम आती है तो ये आपका क्या फेस करेगा, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आपका फेस करेगा, बिकॉज इसका जो पोर्टफोलियो है उसका कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है, आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है. बट यहां पे वैसा नहीं था. अब देखो ये तो क्या हो गया, दिस इज लाइक दिस कैन बी मैनेज थ्रू डाइवर्सिफिकेशन विच इज नोन एज अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, विच इज कंट्रोलेबल इन नेचर, अनसिस्टमैटिक कंट्रोलेबल इन नेचर. बट यहां पे क्या है, आपका डाइवर्सिफिकेशन भी है, सब कुछ है. अब सिचुएशन क्या होती है, इसने सब कुछ तो बढ़िया प्लान किया था. देयर इज अ सिचुएशन लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8, ठीक है. अब हमने कुछ प्लान नहीं किया था, एकदम ऐसा हुआ कि मतलब वो इनहेरेंट रिस्क है जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते. अब वो हुआ है, आपके लिए नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए. कोविड लाइक सिचुएशन, ग्रेट डिप्रेशन 1930s, ऐसा जो सिचुएशन है. सो द रिस्क विच वी कांट डाइवर्सिफाई, ठीक है, ऐसे जो रिस्क है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क नॉन डाइवर्सिफाइबल इन नेचर. अनसिस्टमैटिक आपका ये था, ये सॉल्व किया जा सकता है इसकी प्रॉब्लम को अगर इस तरीके से जाएगा, ठीक है. तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट वन, Basel committee has laid down how many principle for supervisory review process under pillar 2, ठीक है. So pillar 1 minimum capital requirement, pillar 2 supervisory review process. अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, there are how many principles, so what will be your correct answer, 4 principle, ठीक है. तो ये 4 principle, जैसे पहला आपका बैंक के लिए, दूसरा सुपरवाइजर के लिए, तीसरा बैंक प्लस सुपरवाइजर, एंड फोर्थ वन फॉर सुपरवाइजर. इस तरीके से कि मतलब जैसे बैंक को अपना मिनिमम कैपिटल मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है, जो भी मतलब जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट जो पिलर 1 के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो फॉलो होनी चाहिए. जैसे यू कैन सी द लिस्ट ऑल्सो, ठीक है. सो पिलर 1, बैंक शुड हैव अ process for assessing their overall capital adequacy in relation to their risk profile or risk appetite. तो दिस प्रिंसिपल बिलोंग्स टू बैंक, ठीक है. दूसरा आपका दिस बिलोंग टू सुपरवाइजर. सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड evaluate the bank internal adequacy assessment and strategies, and if any bank is not following that capital requirements, norms and others, so they should take appropriate action on that particular bank, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये आपका पिलर 1 के अंदर दिए गए, ठीक है. तो जैसे होता है ना कि जो कैपिटल बेस है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इनका कॉम्बिनेशन आपका कैपिटल बेस. टीयर 1 विल डिसाइड योर टीयर 2 एंड टीयर 3. जैसे टीयर 1 का आपका 50% हो सकता है टीयर 2, या 250% हो सकता है टीयर 3, ऐसा जो गाइडलाइंस है, ठीक है. तो वो आपके ध्यान में होने चाहिए, वो भी पूछे गए थे आपका, ठीक है. तो अब वो गाइडलाइंस इसको, या जैसे CAR आपका जो आपको मेंटेन करना है 9% कैपिटल कन्वर्जन बफर से, या आपका जो अदर्स प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे पहले उसमें बैंक मेक श्योर कि वो सारी गाइडलाइंस फुलफिल हो, ठीक है. ये हो रही है नहीं हो रही है, ये आपका असेस करने का काम किसका है, सुपरवाइजर का. अगर नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाए, ठीक है. तीसरा, सुपरवाइजर शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम बैंक टू ऑपरेट अबव द मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियोज, ठीक है. तो दिस बिलोंग्स टू बैंक एज वेल एज सुपरवाइजर. एंड फोर्थ वन आपका अगेन सुपरवाइजर, ठीक है. So supervisor should seek to intervene at early stage to prevent capital falling from the below the minimum level, ठीक है. तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है
कोई बैंक अगर नहीं फॉलो कर पाता है तो अर्ली एक्शन आपका या जो अर्ली रेमेडियल एक्शन है, so that is suggested by the BCBS, right? So I hope this is clear. Next one, XYZ Bank Limited planning to ultra short term liquidity management. So which ratio intend to provide enough cash to cover funding needs to over 30 days calendar 30 days period of stress. ठीक है, तो क्या होता है आपका, तो स्ट्रेसफुल के लिए हमारे पास एक रेशियो है जिसको हम लोग किस तरीके से जानते हैं आपका, हाउ वी कैलकुलेट दिस रेशियो, unencumbered high quality liquid asset divide by net cash outflow, ठीक है, net cash outflow in 30 कैलेंडर डेज, ठीक है, 30 कैलेंडर डेज, ठीक है। मतलब देखो ये रेशियो आपको हेल्प कर रहा है किसमें, कि अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, लाइक सिचुएशन लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड और ग्रेट डिप्रेशन और एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड रिस्क, तो उसमें हमारे पास एटलीस्ट वी शुड हैव दैट मच ऑफ मनी in our hand so we can pay off liabilities up to 30 days, कि जो अगले 30 कैलेंडर डेज के अंदर हमारे पास जो liabilities हैं वो हम पे ऑफ आपका कर सकते। and it is assumed or it is basically we can say it is assumed that within 30 calendar days we can come up with or come out from that particular problem, ठीक है। 30 दिन मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है 30 कैलेंडर डेज, इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या अल्टरनेट आपका उसके लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द वन। तो इस रेशियो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है, LCR, इट इज कॉल्ड LCR एंड रेशियो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100%, ठीक है। तो हर एक बैंक के लिए ये क्या है आपका, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100%, ठीक है। अब एक और रेशियो इसमें आपका है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, तो ये आपका अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, वैसे ही ये आपका क्या करता है आपका अप टू 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीने तक के आपके जो इनफ्लोज हैं और जो आउटफ्लोज हैं, ठीक है, जो हमारे पास लाइबिलिटीज हैं और जो हमने एसेट क्रिएट कर रखे हैं उनका कॉम्बिनेशन, जिससे कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल बना रहे। इसके बाद आपको मिलेंगे इकोनॉमिक रेशियोज जो आपके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को आपका रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अनइनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट का मतलब ये ऐसे एसेट्स हैं जिनके अगेंस्ट में जिनको कहीं पे भी आपका प्लेज या हाइपोथेकेट नहीं किया गया, ठीक है। सो जब जरूरत पड़े तब उनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग, राइट। चलो नेक्स्ट वन, what are the purpose of FEMA current account transaction amendment rule 15 under which a resident individual cannot avail a foreign exchange facility, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक स्कीम है LRS, liberalized remittance scheme, which was introduced by RBI on 4th of February 2004, ठीक है। So through that particular scheme, individual including minors, they can remit up to 2.5 lakh US dollar per financial year, ठीक है, for कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपके किए गए, ठीक है, इस पर्टिकुलर रूल के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट, करेंट अकाउंट इज बेसिकली लाइक फॉर ट्रेवल पर्पज, फॉर एजुकेशन पर्पज, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स और बिजनेस ट्रिप्स, दे कम्स अंडर द करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इनमें से कौन सा आपका अंडर विच रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन नॉट अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी, so gift and donation they can, going abroad for employment, आपका immigration, private visit to country including Nepal and Bhutan, so it should be excluding, ठीक है, excluding Nepal and Bhutan, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, D will be right answer for this one, right? So here we have a list, तो ये किसमें है आपका, अगर आप LRS स्कीम का शेड्यूल 3rd पढ़ेंगे तो उसमें परमिसेबल एरियाज, ठीक है, परमिसेबल एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं आपका ये, ठीक है, जैसे प्राइवेट विजिट टू कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि INR के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। गिफ्ट एंड डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ट्रैवल फॉर बिजनेस, expenses in connection with the medical treatment abroad, studies abroad. So these are the permissible areas under LRS scheme, ठीक है, liberalized remittance scheme। और individual including minors they can remit up to 2,50,000 US dollar per financial year, ठीक है। This scheme is only bound for individuals, not for corporate houses, HUF इनके लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। हाँ, इंडिविजुअल इंक्लूड माइनर्स ऑल्सो, राइट। चलो नेक्स्ट वन, a currency if cheaper in forward or future value date is said to be in discount in case of direct quotation discount is deducted from। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। देखो क्या होता है आपका, ये मतलब बहुत प्यारा सा इक्वेशन आपका है, ठीक है।
पहले तो आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट डायरेक्ट कोटेशंस. सो अ कोट इज डायरेक्ट, आई विल एक्सप्लेन दिस वन. ठीक है, अ कोट इज डायरेक्ट. डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है आपका? अ कोट इज डायरेक्ट when 1 unit of foreign currency is expressed in term of domestic currency. ठीक है, जैसे $1 इक्वल टू 82.4050. ठीक है, अगर ऐसा कोटेशन है वो क्या है आपका? डायरेक्ट कोटेशन. और आज के डेट में मतलब सिंस 1993 ऑनवर्ड्स यूजुअली वी फॉलो डायरेक्ट कोटेशन. ठीक है, इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होगा आपका? इनडायरेक्ट कोटेशन, ठीक है, व्हाट इज इनडायरेक्ट कोटेशन? when 1 unit of domestic currency is expressed in term of foreign currency. ठीक है, suppose that 1 rupee equal to 0.01120 डॉलर. ठीक है, so suppose that this is the code, so this is आपका indirect quotation. ठीक है, ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन. अब उन्होंने क्या पूछा आपका कि what was the question? उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया? if cheaper in forward or future, they say suppose that spot rate is 82.1020. ठीक है, ये आपका क्या है? स्पॉट रेट है आपका यूएसडी आईएनआर के लिए. ठीक है, सो यूएसडी आईएनआर स्पॉट रेट इज दिस. अब 3 मंथ लेटर. ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है. इट कैन बी इन डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट में हो सकता है, ये आपका प्रीमियम में हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी इन प्रीमियम. डिस्काउंट में कब होगा? ठीक है, सो सपोज दैट दीज आर 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये दोनों ही क्या है आपका? 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट हैं. ठीक है, ठीक है, 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है आपका. तो ये आपका या तो डिस्काउंट में हो सकता है या प्रीमियम में. डिस्काउंट में कब होगा? सो व्हेन दिस इज सपोज दैट रेट इज 3 मंथ लेटर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट इज 81.7080. ठीक है, ये आपका डिस्काउंट का रेट है. यही आपका किस में हो सकता है? आपका प्रीमियम में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, प्रीमियम में रेट आपका मेंशन है आपका 82.8090. ठीक है, सो इट कैन बी दिस. तो ये अगर ऐसा है तो आपका प्रीमियम. इसका आउटकम क्या है? आउटकम इज सो व्हेन योर स्पॉट रेट और वी कैन से व्हेन योर फॉरवर्ड रेट, चलिए यहां से लेते हैं, व्हेन योर फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन, सॉरी, व्हेन योर फॉरवर्ड रेट इज when your forward rate is less than your spot rate. ठीक है, सो अगर आपका जो फ्यूचर का रेट है या जो फॉरवर्ड का रेट है वो कम है और आपका स्पॉट रेट ज्यादा है, इट इज सेट टू बी इन डिस्काउंट. ठीक है, दूसरा अपोजिट क्या होगा? प्रीमियम में कब होगा? when your forward rate is greater than your spot rate. यूजुअली आपको ऐसे सिचुएशन देखने के लिए मिलेंगे मोस्ट ऑफ टाइम इन केस ऑफ यूएसडी आईएनआर. ठीक है, तो दिस इज इट. अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा? इन केस ऑफ डायरेक्ट कोटेशन द डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम. ये जो डिस्काउंट है ये किससे डिडक्ट होगा? तो देखो यहाँ पे बाय रेट क्या है आपका? 82.1, मतलब बाय रेट इज 82.10 एंड सेल रेट इज 82.20. इसमें बाय रेट क्या है आपका? 81.70, 81.80. तो ये दोनों में हो रहा है. ठीक है, आपका देखो 82. यहाँ पे बाय रेट था आपका 82.10, ये हो गया 81.70. ठीक है, इसमें तो हुआ है. इसमें आपका 82.20, 81.80, तो दोनों में हुआ है. प्रीमियम के केस में अगर ये क्वेश्चन आपको पूछता तो 81.20, यहाँ पे कितना? 82.80, आपका 82.20, 82.90. तो बोथ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट. ये जो डिस्काउंट है ये आपका दोनों में ही रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, वो बाइंग रेट है या सेलिंग रेट है. या अगर ये प्रीमियम में है, सिचुएशन ये है, क्वेश्चन का सिचुएशन ये है, बट अगर ये प्रीमियम में भी देखा, इट विल रिफ्लेक्ट. जो बेसिस का डिफरेंस है वो आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगा. सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. आई होप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट वन. ओके, दिस इज इट. तो गाइज ये आपका बेसिकली नवंबर दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन आपका. और बेसिकली जो इंपॉर्टेंट आइडिया था वो ये था कि जो मॉड्यूल आपका बीएफएम का सब्जेक्ट है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे सब टॉपिक. तो मेरा सजेशन यही होगा, खासकर जो लोग आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्लान करें फॉर नवंबर दिसंबर, ठीक है, उनके लिए कि आप लोगों को अभी से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है. वो जेआईबी वाला बिल्कुल आपका जो अप्रोच था वो बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से. ठीक है, गो विद मॉड्यूल वाइज. ठीक है, वो स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, वो आपको हेल्प करेगी. अब जो लोग अभी आपका एग्जामिनेशन के अंदर जा रहे हैं, सो फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड विल हैव नंबर ऑफ क्लासेस. ठीक है, एटलीस्ट आई विल मेक श्योर कि आप बीएफएम के अंदर काफी अच्छा स्कोर करें. ठीक है, जिन्होंने पास्ट में आपका बेसिक फंडामेंटल्स आपके पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप रिवाइज कीजिए.
सो आई विल कम अप विद, अभी मैं आपको थोड़ा सा पीवाईक्यूज करा देता हूं, देन यूनिट वाइज और मॉड्यूल वाइज आपका एमसीक्यूज, एप्लीकेशन बेस्ड एंड केस स्टडीज आपका जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट्स के थ्रू जरूर लिख के बताएं, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वन प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, जो भी साथी बैंकर्स आपका सीआईबी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं, ठीक है। And press the bell icon for the more update. Okay, chalo, I'll see you soon, guys. This is it from my side. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.